नमस्कार, मैं हूं सचिन, लेकर हाजिर हूं जो कहेंगे सच कहेंगे। एक वोटर जो हर चुनाव में अपने इलाके के किसी प्रत्याशी का भाग्य तय करता है, वो प्रत्याशी जो चुनाव जीतकर उस इलाके का, उस वोटर का जनप्रतिनिधि साबित होता है और जनप्रतिनिधि के तौर पर उस क्षेत्र का विकास करता है। अब सोचिए, वो वोटर एक ही संसदीय क्षेत्र में दो दो विधानसभा में रजिस्टर्ड हो तो यह बात कितनी गंभीर हो जाती है। आज इसी पर पूरा एनालिसिस करेंगे। बात बिहार के एसआईआर की। जी हां, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। बिहार में मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण के बाद भी ऐसी कैसी गड़बड़ियां सामने आ रही हैं जिससे कि पूरी प्रक्रिया पर सवाल उठ रहे हैं। सवाल यह है, शख्स एक तो मतदाता दो दो जगह कैसे? इतनी बड़ी गड़बड़ी, फिर विशेष गहन पुनरीक्षण का मतलब क्या रह गया? और ऐसे में राहुल गांधी जो सवाल उठा रहे हैं, क्या वाकई में वोट चोरी की जा रही है? दूसरी बड़ी स्टोरी, दूसरी कवर स्टोरी जो हम आपके लिए लेकर आए हैं, वो सरकार और सिस्टम से जुड़ी और सरकार और सिस्टम पर सवाल खड़ा कर रही है। गाय के लिए सोचिए 40 रुपए का चारा, लेकिन बच्चों के कुपोषण, मलन्यूट्रिशन को दूर करने के लिए महज 12 रुपए। हकीकत है, यह सच है। नौनिहालों के स्वास्थ्य के नाम पर खेल, सरकार सिस्टम में किस किस का मेल, यह सच आपको दिखाएंगे। और गाय और बच्चों के नाम पर कौन कर रहा है सरकारी तिजोरी साफ, आज इस पर जो कहेंगे सच कहेंगे। बिहार में जारी एसआईआर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन पर पहले दिन से विवाद चल रहा है। एसआईआर के पहले चरण यानी ड्राफ्ट लिस्ट जारी होने के बाद इस प्रक्रिया में कई तरह की खामियां उजागर हो चुकी हैं। इससे पहले बीते 4 अगस्त को भी हमने इसी शो में बिहार के बेगूसराय जिले के, याद होगा आपको, बेगूसराय जिले के साहेबपुर कमाल विधानसभा क्षेत्र में आने वाले सदानंदपुर गांव की वोटर लिस्ट में फर्जीवाड़े का खुलासा किया था। आफ्टर एसआईआर हमने आपको दिखाया था कि एक मतदान केंद्र संख्या 107 है, जो कि उच्च विद्यालय सदानंदपुर दक्षिणी भाग का है। उसका जो ड्राफ्ट लिस्ट आया, ड्राफ्ट लिस्ट में कई मरे हुए मतदाताओं का नाम भी शामिल था, जो कि जीवित भी नहीं है, उनका नाम तक भी शामिल था। लेकिन आज जो हम खुलासा करने जा रहे हैं वो तो और भी चौंकाने वाला है, और भी गंभीर है, और भी आपको हैरान कर देगा। खुलासा ये है कि बेगूसराय जिले के इसी साहेबपुर कमाल विधानसभा क्षेत्र के सदानंदपुर गांव के उसी बूथ नंबर 107 पर कई ऐसे मतदाताओं का नाम दर्ज है जो किसी और विधानसभा के बूथ पर भी रजिस्टर्ड हैं। यानी कि एक ही शख्स, एक ही वोटर दो अलग अलग विधानसभा क्षेत्र में पोलिंग बूथ पर रजिस्टर्ड है, लिस्टेड है। जी, यह हो रहा है। आपको नाम के साथ हम बताते हैं, आपको पता है जो भी लेकर के आते हैं सच लेकर के आते हैं, पूरी तफसील के साथ लेकर के आते हैं। एक नाम है कमल प्रसाद सिंह, पिता वृजदेव नाम सिंह। इनका नाम 145 साहेबपुर कमाल विधानसभा सीट के सदानंदपुर गांव के बूथ नंबर 107 में क्रमांक 493 पर दर्ज है। ठीक है, यहां की लिस्ट में इनकी उम्र है 76 साल। एपिक नंबर हुआ NUNO 396309। लेकिन इन्हीं का नाम 146 बेगूसराय विधानसभा क्षेत्र में भी दर्ज है। बूथ नंबर 301 क्रमांक 489, वहां पर भी इनका नाम मिला। अब यहां उम्र हो जाती है 79 साल। एपिक नंबर ये जो नीचे लिखा रहा है KGJ1 040187। इसी तरह कमल सिंह, पति कमल प्रसाद सिंह,
इनका नाम 145 साहेबपुर कमाल के बूथ नंबर 107 पर क्रमांक 494 पर है। उम्र 73, एपिक नंबर NUN 0396317। लेकिन इन्हीं का नाम फिर देखिए 146 बेगूसराय विधानसभा में बूथ नंबर 301 और क्रमांक 490 पर भी दर्ज है। यहां उम्र 76 साल, एपिक नंबर बदल गया। इसी तरह सिद्धार्थ कुमार, पिता कमल प्रसाद सिंह का नाम 145 साहेबपुर कमाल के बूथ नंबर 107 पर 496 में दर्ज है। यहां उम्र है 50 साल, एपिक नंबर है NUN 0396325। ये देखिए सामने लिखा आ गया, एपिक नंबर हमने आपको दे दिया। बेगूसराय के बूथ नंबर 301 पर भी क्रमांक 492 पर यही नाम दर्ज है। यहां उम्र 58 हो जाती है, 58 हो जाती है, एपिक नंबर बदल जाता है। अब इसी तरह गीतांजलि सिंह, एक और नाम, पति सिद्धार्थ कुमार, नाम 145 साहेबपुर कमाल के बूथ नंबर 107 के 727 क्रमांक में दर्ज है, वोटर है। उम्र का कॉलम 50 साल, एपिक नंबर ये नीचे लिखा हुआ आ गया जो कि आ रहा है NUN 2620003। जबकि 146 बेगूसराय के बूथ नंबर 301 पर और 493 क्रमांक पर फिर ये नाम आ जाता है। उम्र 48 साल यहां हो जाती है, एपिक नंबर बदल जाता है। एक और नाम है गणेश प्रसाद सिंह, पिता वृजदेव नाम सिंह, 145 साहेबपुर कमाल के बूथ नंबर 107 के 507 पर इनका नाम है। यहां इनकी उम्र 70 साल है और एपिक नंबर NUN 1157320 है। वहीं 146 बेगूसराय के बूथ नंबर 301 के 495 पर भी यह नाम आ जाता है। यहां उम्र 74 साल है, एपिक नंबर जाहिर सी बात बदल गया, चेंज हो गया। एक और नाम सुनीता सिंह, पति गणेश प्रसाद सिंह, 145 साहेबपुर कमाल के बूथ नंबर 107 के क्रमांक 500 नाम पर लिस्टेड है, वोटर है। उम्र 66 साल, एपिक नंबर नीचे लिखा हुआ है। वहीं 146 बेगूसराय के बूथ नंबर 301 के क्रमांक 496 पर भी यह नाम दर्ज हो जाता है। यहां उम्र हो जाती 72 साल, एपिक नंबर KGJ 0681320 हो जाता है। आगे बढ़ते एक और नाम अमरेंद्र प्रसाद सिंह, पिता राजकिशोर प्रसाद सिंह, साहेबपुर कमाल विधानसभा के बूथ नंबर 107 के क्रमांक 602 पर इनका नाम है। उम्र 70 साल, एपिक नंबर ये नीचे लिखा हुआ है। वही बेगूसराय में इनका नाम बूथ नंबर 351 के क्रमांक 30 पर दर्ज है। यहां उम्र 69 साल, एपिक नंबर बदल जाता है KGJ 4083721। इनके अलावा लक्ष्मी देवी, पति अमरेंद्र प्रसाद सिंह का नाम साहेबपुर कमाल के बूथ नंबर 107 के 430 क्रमांक पर दर्ज। बेगूसराय में इनका नाम बूथ नंबर 351 के 32 क्रमांक में दर्ज है। दोनों जगह एपिक नंबर अलग अलग है। हर्षवर्धन कुमार सिंह, अमरेंद्र प्रसाद सिंह का नाम साहेबपुर कमाल के बूथ नंबर 107 के 694 क्रमांक में, वहीं यही नाम बेगूसराय के बूथ नंबर 351 351 के क्रमांक 38 में भी एपिक नंबर बदल जाता है। 10वां नाम रवि प्रियदर्शी, पिता कौशलेंद्र कुमार सिंह, साहेबपुर कमाल के बूथ नंबर 106 के क्रमांक 97 पर इनका नाम ड्राफ्ट लिस्ट में है, वोटर है। अब बेगूसराय के 351 नंबर बूथ क्रमांक 34 पर भी यह नाम दिख जाता, एपिक नंबर बदल गया। अब इंटरेस्टिंग ये है, 10 हमने ये पूरे जो है हमने आपको पूरा ब्यौरा दिखाया। दिलचस्प बात ये है, इंटरेस्टिंग ये है कि जितने भी नाम हमने आपको अभी तक बताए हैं, ना तो कोई गरीब परिवार से ताल्लुक रखते हैं कि एक्सेस ना हो, ना ही कोई जागरूकता की कमी है कि एक जगह से डिलीट नहीं करवा पाए, दूसरी जगह से ऐड हो गया, दोनों जगह लिखा रह गया। 10 नाम जो अभी हमने आपको दिखाए हैं उनको लेकर CPI के वरिष्ठ नेता और स्थानीय पूर्व सांसद शत्रुघ्न प्रसाद सिंह ने कहा कि ये सभी के सभी
10 लोग केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के फायर ब्रांड नेता गिरिराज सिंह के रिश्तेदार हैं और उनके करीबी हैं, जिनमें से कमल प्रसाद सिंह और गणेश प्रसाद सिंह गिरिराज सिंह के अपने फुफेरे भाई हैं और अमरेंद्र प्रसाद सिंह गंगा समग्र संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। पूर्व सांसद ने इसके लिए जिला प्रशासन के साथ बेगूसराय के सांसद गिरिराज सिंह पर भी सवाल उठाए। सुनिए। पूर्व में ही अब फिर ये दूसरी जो मैं आपको सूचना दे रहा हूं जीवेश जी, यह भी सदानपुर की ही घटना है। माननीय केंद्रीय मंत्री गिरिराज बाबू के संबंधी जो हैं, उन्हीं के एक ही परिवार से, चाहे वे कमल प्रसाद सिंह हो, फिर कमल सिंह, सिद्धार्थ कुमार, गणेश प्रसाद, सुनीता जी, अमरेंद्र प्रसाद सिंह, तो लल्लू बाबू जो हैं भारी नेता हैं विश्व हिंदू परिषद के, गंगा समग्र योजना के, ये तो नामी ग्रामी लोग हैं। तमाम एक ही परिवार के लोग हैं। पहले तो जो पूर्व विधायक थे, स्वर्गीय विधायक रामलखन बाबू के परिवार मृतक को जिंदा कर दिया। अब देखिए माननीय केंद्रीय मंत्री गिरिराज बाबू के संबंधी का परिवार, जो बेगूसराय विधानसभा में भी मतदाता हैं और साहेबपुर कमाल में भी मतदाता हैं। यह गजब का यह माया जाल है। इसीलिए अनुरोध करता हूं भारत के निर्वाचन आयोग से कि माननीय केंद्रीय मंत्री को ये जानबूझ करके जो स्थानीय प्रशासन है या बीएलओ है, उनको बदनाम करने की नियत से कर रहा है और कई पत्रकारों को भी धमकी दी जा रही है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हम इस शो में कोई खबर आधी अधूरी नहीं लेकर के आते कि एक खबर दिखा दी, उसके बाद छोड़ दी, फॉलो अप किया नहीं। पूरा सच, पूरी पड़ताल तक जाते हैं, फिर वो खबर आपके लिए लेकर आते हैं। आपने वो डिटेल देखी, तमाम हमने आपको बताया कि कैसे दो दो जगह नाम दर्ज है। लिहाजा न्यूज़ 24 साहेबपुर कमाल विधानसभा के सदानंदपुर गांव के उस जगह पर भी हम पहुंचे जहां कमल प्रसाद सिंह का घर है। हमने ये जानने की कोशिश की कि यहां कौन कौन रहता है, तो हमें क्या पता चला, आप खुद देखिए। अभी हमारी मौजूदगी साहेबपुर कमाल विधानसभा क्षेत्र के सदानंदपुर गांव में है और ये जो बंगला आपको दिखाई दे रहा है, ये निश्चित रूप से विमल सिंह का दिखाई दे रहा है। और विमल सिंह जो है बताए जा रहे हैं कि गिरिराज सिंह के अपने फुफेरा भाई हैं। वही गिरिराज सिंह जो स्थानीय सांसद हैं और भारत सरकार में टेक्सटाइल मंत्री भी हैं। कुर्सियां टेबल लगी हुई है, कोई लोग दिख नहीं रहे हैं यहाँ पर। तो निश्चित तौर पर तस्वीर ये बयां कर रहा है कि कोई यहाँ रह नहीं रहे हैं। ऐसे में कुछ ग्रामीण हैं, हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि सर किनका मकान है? ये कमल बाबू का मकान है। कौन है कमल बाबू? कमल बाबू, विमल बाबू, गणेश बाबू, 3 भाई हैं। तीनों गिरिराज बाबू के फुफेरा भाई हैं। गिरिराज बाबू यहीं रह करके पढ़े हैं, बचपन से यहीं रहे हैं और इनका कारोबार है। बलिया में गैस एजेंसी है। बेगूसराय में इनका एक माँ तारा फ्यूल हर महादेव चौक पर पेट्रोल पंप है और एक भाई विमल बाबू गुजर गए। 3 भाई हैं, उन्हीं का यह मकान है। यहाँ कोई रहते नहीं है, सब बेगूसराय में रहते हैं। जैसे चुनाव जब आता है तो चुनाव के समय में ये लोग आते हैं। चुनाव के समय हम वोट डालने के लिए आते हैं, बस इतना भर ही नाता है, रहते ही नहीं है। सदानंदपुर गांव में स्थानीय लोगों से बात करने के बाद हमने दूसरी तहकीकात का रुख किया, यानी बेगूसराय विधानसभा क्षेत्र की वो जगह जहां कमल प्रसाद सिंह का परिवार रहता है। अब यहां की रिपोर्ट देखिए। मौजूदगी अब बेगूसराय विधानसभा क्षेत्र के बस स्टैंड के समीप है और देख सकते हैं यहाँ जो मकान आपको दिखाई दे रहा है, निश्चित रूप से उनके रिलेटिव का ही मकान दिखाई दे रहा है। जो गिरिराज सिंह के फुफेरे भाई का परिवार है, उन्हीं का मकान दिखाई दे रहा है और उनके परिवार के तमाम सदस्य और जो यहाँ के काम करने वाले लोग हैं वो भी मौजूद हैं। इनका मकान है ये कमल बाबू का, कमल किशोर प्रसाद सिंह का है। ये कौन हुए? ये मंत्री जी के मेरे भाई हुए और हम लोग यहाँ। कहाँ घर हुआ इनका? इनका सदानंदपुर घर हुआ। कितने भाई हैं? 3 भाई हैं। कौन कौन भाई अभी यहाँ रहते हैं? यहाँ तो अभी फिलहाल
2 भाई रहते हैं, एक भाई तो डेथ कर गए। वोट उठ गिराने जाते हैं सदानंदपुर? जी हाँ, जाते हैं। यहाँ वोट गिराते हैं? मैंने 2 जगह नाम हो चुका, और तो एक जगह मान के चलिए होगा। तो वोट ये लोग जो है तो बेगूसराय में गिराते हैं कि सदानंदपुर में गिराते हैं, या दोनों जगह गिराते हैं? नहीं, दोनों जगह तो मान के चलिए अब संभव नहीं है, काहे कि इन लोग का 75 साल उम्र होने चला। तो हमारी टीम ने उन लोगों से भी बात करने की कोशिश की जिनका नाम 2 जगह रजिस्टर्ड है, लेकिन दोनों ही जगह वे लोग हमें मिले ही नहीं। हालांकि इस पूरे मामले पर बेगूसराय के डीएम तुषार सिंगला ने यह सफाई दी, ये कहा कि जिला प्रशासन कैंप लगाकर गड़बड़ियां तो अभी दूर कर रहा है, अभी 1 सितंबर तक का वक्त है, इसके बाद फाइनल वोटर लिस्ट तैयार होगी। इन ऑफिस में प्रत्येक बीडीओ यानी कि जो एईआरओ है अभी, और साथ में जो एसडीओ वो ईआरओज हैं, तो उन सबके कार्यालयों में, साथ में नगर परिषद नगर निगम के कार्यालयों में विशेष कैंप का भी स्टार्ट किया गया है, अभियान चलाया गया है। इलेक्शन कमीशन के मार्गदर्शन सितंबर तक चलेगा और हमारे सारी पॉलिटिकल पार्टी से उसकी जानकारी दी गई है। हम लोगों को लगता है कि हमारे बीएलओज ने, क्योंकि डोर टू डोर एक्सरसाइज की है, सब जगह घर घर जाकर उन्होंने अपने अभी गणना प्रपत्र भरवाए थे, और इसके साथ ही एक और जानकारी जो हमारे सारे बीएलएस को दी गई है पॉलिटिकल पार्टी के माध्यम से, प्रत्येक बीएलए 10 फॉर्म अभी भरवा सकता है पर डे। 10 लोगों का नाम वो अपना फॉर्म भरवा के दे सकता है। साथ में वो बीएलओ अपना फॉरवर्डिंग करके, बीएलए जो है फॉरवर्डिंग करके बीएलओ को दे देगा कि उन्होंने इन 10 व्यक्तियों का फॉर्म जमा करवाया है, तो उसको भी हमारे बीएलओ उसको रिसीव कर लेंगे। खैर, बेगूसराय संसदीय क्षेत्र से जो मामला सामने आया, ठीक उसी तरह की गड़बड़ी का आरोप तो कल हमने देखा राहुल गांधी लगा रहे थे, सबूतों के साथ वो सामने आए थे। राहुल गांधी ने जिक्र किया था, आपको याद होगा, हमने आपको बताया था गुरकीरत सिंह डंग का, आदित्य श्रीवास्तव का, विशाल सिंह नाम के शख्स का। 3 शख्स का उदाहरण दिया था कि किस तरह इन तीनों का नाम कर्नाटक के बेंगलुरु लोकसभा सीट के तहत आने वाली महादेवपुरा विधानसभा सीट पर भी दर्ज है, और दूसरे राज्यों में भी उनका नाम दर्ज है। राहुल के मुताबिक गुरकीरत सिंह नाम के शख्स का जो नाम है, 4 अलग अलग बूथ के वोटर लिस्ट में नाम है। इसके बाद राहुल ने लिस्ट में आदित्य श्रीवास्तव का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि इस शख्स का नाम कर्नाटक में जो है महादेवपुरम, उसमें दर्ज है, कर्नाटक के महादेवपुरम में दर्ज है। उसके अलावा भी 2 और जगहों पर उसका नाम दर्ज है। 1 वोट मुंबई और 1 लखनऊ का है। इसी तरह विशाल सिंह नाम के शख्स का भी जिक्र किया कि राहुल ने यह बताया कि इनका नाम महादेवपुरा में 2 बूथ पर और 1 वाराणसी में दर्ज है। ऐसे में 11,000 से ज्यादा संदिग्ध हैं, ऐसे डूबियस है कि जो 3 बार वोट डाल चुके हैं। अब ये लोग कहां से आए? तो राहुल के इन आरोपों पर कल कर्नाटक के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने राहुल गांधी को एक लेटर भेजा। पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, फिर एक लेटर भेजा सीओ ने, जिसमें कहा गया कि राहुल ने जिन मतदाताओं के नाम, पते, पहचान को लेकर धांधली के आरोप लगाए हैं, वे उसके प्रमाण के साथ शपथ पत्र दे, यानी कि डिक्लेरेशन दे, ओथ दे और हस्ताक्षर करे, नहीं तो अपने बयान को वापस ले ले, क्योंकि यह जनता को गुमराह करना होगा। आयोग ने कहा कि राहुल गांधी झूठी जानकारी दे रहे हैं। उन पर आरपी एक्ट 1950 की धारा 31 और भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 227 के तहत कानूनी कार्रवाई हो सकती है, यह इलेक्शन कमीशन ने कहा था। कल दिल्ली में कर्नाटक के वोटर लिस्ट को लेकर गड़बड़ी का खुलासा करने के बाद आज राहुल गांधी बेंगलुरु पहुंचे। यहां उन्होंने चुनाव आयोग के उस लेटर का जिक्र करते हुए हमला बोला कि उन्होंने संसद में शपथ ली है, संसद में संविधान की शपथ ली है। ऐसे में यही उनकी शपथ है, यही उनकी ओथ है। सुनिए। इलेक्शन कमीशन एफिडेविट मांगता है, मुझसे कहता है कि मुझे ओथ लेना है, ओथ लेना है। पार्लियामेंट के सामने, पार्लियामेंट के अंदर ओथ लिया है, इस संविधान के सामने ओथ लिया है, इस पर हाथ डाल के वोट लिया है, इस पे हाथ डालकर ओथ लिया है। और आज जब हिंदुस्तान की जनता हमारे डेटा को लेकर
इलेक्शन कमीशन के वेबसाइट पर सवाल पूछ रही है तो इलेक्शन कमीशन ने अपना वेबसाइट बंद कर दिया। मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार के वेबसाइट बंद कर दिए हैं क्योंकि वो जानते हैं कि अगर हिंदुस्तान की जनता ने। रुक करते हैं अगली कवर स्टोरी का, मध्य प्रदेश की, जो अजब भी है गजब भी है। आपको एमपी की एक और गजब कहानी दिखाते हैं, एक और गजब कहानी का विश्लेषण दिखाते हैं। यह विश्लेषण है मध्य प्रदेश सरकार के कुपोषण के खिलाफ, मेल न्यूट्रिशन कहते हैं ना अंग्रेजी में, कुपोषण के खिलाफ लड़ी जा रही जंग का, लड़ाई का। तमाम योजनाओं और प्रयासों के बावजूद मध्य प्रदेश में कुपोषण की स्थिति अत्यंत गंभीर बनी हुई है। लेकिन जो हालात है उससे साफ दिख रहा है मध्य प्रदेश में कुपोषण के खिलाफ जंग आसान नहीं है, वो भी तब जब एमपी में कुपोषण का स्तर राष्ट्रीय स्तर से ज्यादा है। जिस मध्य प्रदेश में सरकारी बाबू 1 घंटे में 19,000 के ड्राई फ्रूट खा जाते हैं, 6 किलो दूध में 5 किलो शक्कर डाल करके चाय पी जाते हैं, हमने आपको बिल दिखाया था। भवन निर्माण जो करता है, सीमेंट, ईंट, बजरी, उसे फल किराने की सप्लाई करवा दी जाती हो, बिल पास हो जाते हैं। उसी मध्य प्रदेश में गाय पर प्रतिदिन होने वाला खर्च है कुपोषित बच्चों से कई गुना ज्यादा। राज्य सरकार गायों के लिए प्रतिदिन 40 रुपए प्रतिदिन का चारा खर्च प्रदान करती है। जो बच्चे कुपोषित है, छोटे कुपोषित बच्चे, उनको 8 से 12 रुपए दिन का देती है। इससे अपना कुपोषण दूर करो। इसका सबूत दरअसल मध्य प्रदेश विधानसभा में सरकारी जवाब का एक पन्ना है, उसमें दिया गया। राज्य सरकार ने जो लिखित उत्तर दिया उसमें साफ साफ लिखा है कि क्या ये चीजें हैं, किस तरह से ये मानक है कि आंगनवाड़ी केंद्रों के माध्यम से सामान्य बच्चों को दिया जा रहा पूरक पोषण आहार जो है वो 8 रुपए प्रतिदिन है। यानी कि अगर बच्चा तंदुरुस्त है उसको 8 रुपए देती है, पूरे दिन वो खाना खाए। गंभीर कुपोषित बच्चा है, मेल न्यूट्रिशन है, 4 रुपए फालतू प्रति 12 रुपए, जबकि विशेषज्ञों के अनुसार वास्तविक आवश्यकता कम से कम 40 से 50 रुपए प्रतिदिन की है, कम से कम। हालांकि ये भी बहुत कम है। हालांकि जो अति कुपोषित, अंदाजा लगाइए क्या हालत होगी उस बच्चे की। अति कुपोषित बच्चों को अस्पताल बना रखे हैं, पोषण पुनर्वास केंद्र, उसमें रख दिया जाता है। सरकार प्रति बच्चा खर्च करती 980 रुपए, यानी पर डे 70। अब आंगनवाड़ी केंद्र पर कुपोषण रोकने के लिए सामान्य बच्चों को नाश्ते के लिए कितने मिलते हैं? नाश्ते के लिए जो सामान्य बच्चा है, तंदुरुस्त बच्चा है, उसको 3 रुपए मिलते हैं। ये खुद जवाब दिया सदन में। दोपहर का भोजन करना है, तंदुरुस्त बच्चा भरपेट भोजन करेगा 4 रुपए 75 पैसे प्रतिदिन। दोनों मील हो गए 8 रुपए। बच्चा कुपोषित है, अच्छे से विटामिन चाहिए, अच्छे से भोजन चाहिए, अच्छे से डाइट चाहिए, 4 रुपए और ले लो। कुल मिलाकर के 12 रुपए। बच्चा कुपोषित है, पूरा आहार, कुपोषित बच्चा जो है वो ठीक हो जाएगा। अति कुपोषित अस्पताल जाने लायक है, अस्पताल पहुंचा दिया जाता है, पुनर्वास केंद्र में रखा जाता है, 14 दिन के लिए रखा जाता है। 70 रुपए प्रतिदिन पोषण आहार उसके नाम का सरकार देती है। इस हिसाब से बनते हैं 980 रुपए। दरअसल ये आंकड़े राज्य सरकार ने, हमारे आपके नहीं, राज्य सरकार ने कांग्रेस विधायक विक्रांत भूरिया के एक प्रश्न के उत्तर में लिखित जवाब में दिए हैं। विक्रांत भूरिया ने कुपोषित बच्चों के लिए दी जा रही राशि को लेकर के सवाल पूछा था। विधानसभा में सरकार ने जो आंकड़े पेश किए उस पर विपक्ष आग बबूला है। विपक्ष का कहना है कि इतने कम पैसों में कुपोषण की लड़ाई लड़ रहे हैं आप। सुनिए। इस प्रदेश में कुपोषण सबसे बड़ी चुनौती, पूरे देश में सबसे ज्यादा कुपोषण मध्य प्रदेश में, और जो शिशु मृत्यु दर है 40 पूरे देश में सबसे ज्यादा है। कुपोषण इस प्रदेश में मजाक बन गया, क्योंकि आज अगर हम देखा जाए सबसे ज्यादा अगर कुपोषित हैं तो आदिवासी क्षेत्र सबसे ज्यादा प्रभावित हैं, और उनके नाम पर आंगनवाड़ियों में जबरदस्त धांधली चल रही है। सरकार को इसका गंभीरता से लेना चाहिए, क्योंकि अगर एक कुपोषित बच्चा, उसका पूरा जीवन खराब हो जाता है। तो इसको आप
खुद की दृष्टि से देखिए कि अगर आपके बच्चे में, आपके परिवार में अगर कुपोषित होगा, कि 8 रुपए में काम हो जाएगा? 70 रुपए लीटर में तो दूध मिलता है, 2 केले भी नहीं आएंगे तो कुपोषण कहां से दूर होगा? सरकार के जवाब के बीच सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या कुपोषण के खिलाफ जंग जीती जा सकती है? ऐसे जीती जा सकती है, ऐसे सीमित बजट में जीती जा सकती है, नाश्ता 3 रुपए में दे करके जीती जा सकती है? मध्य प्रदेश सरकार की बाल विकास मंत्री खुद इस बात को लेकर के चिंतित नजर आई। वो इसे स्वीकार कर रही है कि राशि बहुत कम है, बहुत कम है, इसलिए राज्य सरकार ने केंद्र से ज्यादा राशि की मांग की है। नहीं दे रहे, हम बराबर दे रहे हैं। किसकी डिमांड रखी है कि पैसा कितना बढ़ाया जाए? नहीं, अब वो केंद्र सरकार के ऊपर निर्भर है कि वो कितना बढ़ा सके। हमने, और सभी राज्य इसमें डिमांड कर रहे हैं, मध्य प्रदेश भी उसमें है, तो हम लोग कर रहे हैं उसके। आप मानते हैं कि पैसा कम है इसलिए कुपोषण दूर नहीं कर पा रहे? नहीं, देखिए वो स्तर नहीं है। कुपोषण ऐसी चीज़ है कि सबको उसमें लगना पड़ेगा। सिर्फ हम ये कहें कि इस योजना से वो करेंगे, हमको समाज को जागरूक करना पड़ेगा, खासकर माताओं को भी, ग्रामीण क्षेत्र हो चाहे शहरी क्षेत्र हो। कुपोषण की जड़ क्या है, इसको हमें पकड़ना पड़ेगा। सवाल है कि क्या कुपोषण की लड़ाई में राज्य सरकार सिर्फ केंद्र सरकार के बजट के भरोसे है? सवाल तब और ज्यादा गंभीर हो जाता है जब सरकार ने हाल ही में गायों के लिए प्रतिदिन खर्च होने वाली जो राशि है चारे के लिए, पहले 20 रुपए थे, अब 40 कर दिए। यानी बच्चों के मुकाबले गायों पर लगभग 5 गुना राशि खर्च की जा रही है। हमने तो कहा है जिसके घर में गाय वो गोपाल, और जिसके घर में गाय का कुल वो घर घर गोकुल। तो ऐसे में हमारी सरकार के माध्यम से 10 से ज्यादा जो गाय पालेगा उसको भी अनुदान दिलाया जाएगा। उसकी भी आय बढ़ाने के लिए हमारी सरकार ने बजट में प्रावधान किया है। और केवल 10 नहीं, अगर आप 100 पालो, 200 पालो, उसकी व्यवस्था भी सरकार करने को तैयार है। क्योंकि हमने दूध उत्पादन को भी एक तरह से इस सकारात्मक भाव से लिया है कि वो आय का साधन भी बढ़ाता है, लेकिन ग्रामीण अर्थव्यवस्था में बड़ी भूमिका अदा करता है। मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है, हमारी सरकार के माध्यम से माननीय अध्यक्ष महोदय, गौशाला चलाने वालों को भी प्रति गाय जो 20 रुपया देने का हमने निर्णय किया था, उसको इसी सरकार के माध्यम से 40 रुपया का अनुदान देने का निर्णय हमारी सरकार के माध्यम से हुआ है। इसलिए गौशालाओं को, गाय माता को संभालने के लिए अब कोई कष्ट नहीं। मध्य प्रदेश में नौनिहालों का कुपोषण दूर करने के लिए सरकार की गंभीरता का अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है। जहां कुपोषण एक गंभीर और लगातार बढ़ रही समस्या है, राज्य के कई जिलों में स्थिति गंभीर है, वहीं श्योपुर, सतना, मंडला, धार जैसे जिले कुपोषण से सबसे ज्यादा प्रभावित है। इसके अलावा खरगोन, बड़वानी, छिंदवाड़ा, बालाघाट जैसे आदिवासी बहुल जिले बहुत चिंताजनक है। रिपोर्ट्स के मुताबिक कई जिलों में हर 4 में से एक बच्चा गंभीर रूप से कुपोषित है।